हेलो दोस्तों, आज ये क्विज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग 5 क्विज़ पढ़ेंगे। अभी मैंने एक क्विज़ की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं डेली 5 क्विज़ अपलोड कर रहा हूँ और कुछ दिन बाद इन्हें 10 कर दूँगा। तो देखते हैं। पहली क्विज़ आपके सामने ये है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। आपको नीचे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों देखो, पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ नॉट सिग्नेचरी टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट ऑफ 1951 यूएन कन्वेंशन। देखिए, थोड़ा मैं और समझाता हूँ। 1951 1951 में यूनाइटेड नेशंस की एक सम्मेलन हुआ जिसमें जितने भी यूनाइटेड नेशन के जनरल जनरल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने रिफ्यूजी इस टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए और रिफ्यूजीज़ के बारे में कंसर्न्स जताने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसका नाम था द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट रिफ्यूजी, जिसमें रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या होगी, रिफ्यूजी किसे कहा जाएगा, रिफ्यूजी के राइट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। तो हमें ये बताना है क्या इंडिया ने इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ ए रिफ्यूजी लॉ। भी इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडियन टेरिटरी में कोई रिफ्यूजी लॉ एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसने आज तक रिफ्यूजी को लेके कोई लॉ बनाया है। तो ये 2 बातें आपके सामने हैं और दोनों में बताना है कि कौन सी बात सही है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि पहली स्टेटमेंट गलत है। इंडिया ने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया है। इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं, बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज़, पाकिस्तान से आने वाले और अफ़गानिस्तान से आए हुए। तो क्योंकि इंडिया के जो चारों ओर का क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया ने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया है। दूसरा ये है इंडिया हैज़ ए रिफ्यूजी लॉ। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंडिया के पास अभी तक रिफ्यूजी को लेके कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई पॉलिसी बनाई है जिसमें रिफ्यूजी की डेफिनेशन डिफाइंड हो या इनको लेके इंडियन गवर्नमेंट का क्या रवैया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया रिफ्यूजी की सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया अपने लेवल पे रिफ्यूजी को यहाँ पे जगह भी दे रहा है, उनको जॉब भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में रिफ्यूजी को लेके एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, सॉरी, तो आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोई बॉडी है, इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। मतलब आपको ये बताना है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो एक एडवाइजरी बॉडी है या नहीं है। एडवाइजरी का मतलब ये हुआ भी ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है और वो पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स बताती है जिनके बेस पे गवर्नमेंट कोई नया स्टेप ले और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। दूसरा स्टेटमेंट है CCPA, मतलब कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज़ ए स्टेचुटरी बॉडी। मतलब स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, देखिए 3 तरीके की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक स्टेचुटरी होती है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब दोस्तों ये होता है कि उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और स्टेचुटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो किसी एक्ट में दिए हुए हैं जो पार्लियामेंट द्वारा पारित हो। और एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये होता है कि उस बॉडी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला होगा या कोई ऑर्डिनेंस लेके आई होगी या कोई पॉलिसी होगा या सीधी घोषणा कर दी होगी उसके तहत, या कोई फिर डिटर्मिनेशन लेके आई होगी गवर्नमेंट, जिस तरीके से
हमारा जो नीति आयोग है ये एक प्रकार की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि इसके लिए कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। तो आपको ये बताना है कि पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दोस्तों देखो, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये एडवाइजरी बॉडी नहीं है, ये कोर्ट की तरह काम करती है, ये खुद डिसीजन लेती हैं और इसके पास इतना राइट भी है कि जो कंज्यूमर्स के राइट्स को वॉयलेशन करता है उसको ये पनिश भी कर सकती है। तो ये एडवाइजरी बॉडी नहीं है, ये फुली पावर्ड बॉडी है और ये एक्शन ले सकती है। सीसीपीए स्टेचुटरी बॉडी, यस ये स्टेचुटरी बॉडी है। इसके लिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसकी सेक्शन है 10A, उसमें इससे रिलेटेड प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, ना ही तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि ये किसी ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं लाई गई है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई प्रोविज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज होस्टेड बाय, लोकतंत्र के लिए एक सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले। आपको ये बताना है कि ये कौन से देश ने होस्ट किया था, मतलब मेज़बान कंट्री कौन था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों ये होस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और ये जो समिट थी वो वर्चुअल समिट थी। इट मीन्स कि सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने ऑफिस या घरों में बैठे थे और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क के द्वारा आपस में कनेक्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम प्रवेग ये क्या है। नीचे 4 नाम दिए हुए हैं। रेडियो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब आपको पता ही होता है दूरबीन। सुपर कंप्यूटर, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। यानी 4 ऑप्शन है। क्या ये क्वांटम कंप्यूटर है, यानी क्वांटम की प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पे बेस्ड है, या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, या सुपर कंप्यूटर है, या रेडियो टेलीस्कोप है। तो दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडिया का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है ये मैंने पिछले क्विज़ में बताया था कि 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन अनाउंस किया था। और क्यों किया था, क्योंकि इंडिया के इससे पहले 2 कैंपेन थे, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए और इनके जो प्रोविज़न्स हैं उनके अनुसार इंडियन क्लाइमेट को चेंज करने के लिए या इंडियन एटमॉस्फेयर को उसके अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड देयर लोकेशंस। यानी आपको ये बताना है कि नीचे आपको 4 पावर प्लांट दिए गए हैं, उनके नाम हैं और उनकी लोकेशंस हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में, ये तो बता रहा है कि यूपी में, आपको बताना है कि सही कहाँ पे है। केगा एटॉमिक पावर स्टेशन ये बता रहा है गुजरात में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन बता रहा है महाराष्ट्र में। और काकरा एटॉमिक पावर स्टेशन बता रहा है कर्नाटका में। तो अब बताइए तारापुर कहाँ पे जगह पड़ती है। आपको सबको पता है कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। केगा एटॉमिक पावर स्टेशन, केगा एटॉमिक पावर स्टेशन है, यह कर्नाटक में पड़ जाता है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा आपको पता है मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली के पास में, पता हो तो आप लोगों को, तो ये यूपी में पड़ता है। काकरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में। तो थैंक यू गाइस। अभी क्वालिटीज़ वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।